हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, अभ्यास प्रश्न पत्र जो है इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। कक्षा रहेगी 7th, विषय विज्ञान। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। फाइनल पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साइंस की वीडियो जो है वो इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले देखिए, सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं। तो देखिए, पहला खंड अ करेंगे, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एसिड लाल लिटमस पेपर को नीला बना सकता है। तो एसिड जो है वो लाल को नीला नहीं बनाता है। एसिड क्या करता है, अम्ल जो है वो नीले को लाल बनाता है, ध्यान रखिएगा। और जो क्षार होता है, शार्क, वो करता है लाल को नीला। तो ये कैसा है, ये गलत है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद, पानी में गेंद फेंकना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, जो पानी है उसके अंदर गेंद फेंकना एक रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चीनी को पानी में घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी गलत है, क्योंकि चीनी को पानी में घोलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कुछ भी पदार्थ जो है वो नया नहीं बना है, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा दिखाता है जो स्थिर गति में होती है। तो दूरी समय ग्राफ बिल्कुल एक जो है, ये जो रेखा दिखाता है ये क्या है, स्थिर गति में एक सीधी रेखा दिखाता है। तो सीधी रेखा इस तरह से, जो कि क्या दिखाता है, एक स्थिर गति है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 260 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे और मिनट लगेंगे। इसका सॉल्यूशन समझेंगे। देखिए, स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी गति बराबर है दूरी बटे समय। हमें दिया क्या गया है, हमें निकालना है समय, यानी टाइम। तो टाइम निकालेंगे, समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा दूरी बटे में गति। अब दूरी कितनी है, दूरी है 360, ठीक है, दूरी 360 है, और बटे में आ जाएगी गति 24। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है दो, यहाँ से आ जाएगा 2 12, और क्या आ जाएगा 18 180, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2 से कट जाएगा ये, ठीक है, 2 9, और ये कट जाएगा 15 से। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा, कितने घंटे लगे, 15 घंटे। मिनट कुछ बची नहीं है, तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा, कितने घंटे लगे, तो 15 घंटे, और मिनट लगेंगी 0, 15 घंटे 0 मिनट। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जब विद्युत धारा एक तार से गुजरती है तो वह डैश हो जाता है, तो वह गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश डैश में यात्रा करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। क्वेश्चन 8 है, उस गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग पौधे प्रकाश अपने भोजन संश्लेषण में करते हैं। तो वो कौन सी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जो पौधे हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं, वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, CO2 क्या होता है, CO2, इस तरह से लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। उस भाग का नाम बताएं जो पौधों में उनके भोजन संश्लेषण में भाग लेता है। तो कौन सा भाग है जिसमें प्रकाश जो है उससे खाना बनता है, भोजन संश्लेषित होता है, तो वो पत्तियां होती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ जीवों में आवास और पोषण साझा करते हैं, यह संबंध क्या कहलाता है। तो यह सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या कहलाएगा, सहजीवी संबंध कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, लार स्टार्च को किस पदार्थ में बदलती है। तो लार जो है वो स्टार्च को किस में बदलती है, ग्लूकोज में बदलती है, ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज जो है वो बहुत ही सरलतम रूप है भोजन का, तो लार स्टार्च को किस में बदलती है, ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोलाकार दर्पण के 2 प्रकार के नाम बताइए। तो दो दर्पण कौन से होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो देखिए, अगर इसमें जो है इस तरह से है, तो ये जो है कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण होता है। और अगर ऐसे है और अंदर की तरफ पॉलिश है, तो ये क्या होगा, ये जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे गति दी गई है, यहाँ पे दूरी दी गई है, और समय आपको निकालना है। सो यहाँ पे बच्चों आपको निकालना है टाइम। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, अभी हमने ऊपर किया था, टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी दूरी बटे गति, ठीक है। अब दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है 150 किलोमीटर, और गति कितनी है, 120 है, तो ये आ जाएगा 0 से कट जाएगा। अब यहाँ पे आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 1.25, ठीक है।
कितना आ जाएगा 1.25 घंटे। तो अब इसमें इसका मतलब क्या है, इसका देखिए 1 घंटा तो कंप्लीट हो गया और 0.25 घंटे, 0.25 घंटे का मतलब क्या होता है 15 मिनट। 0.25 घंटे का मतलब क्या है 15 मिनट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके देखिए और में दिया गया है, यदि सोहन ने एक दिन में 15 किलोमीटर की यात्रा की तो उस दिन उसने कितने मीटर यात्रा की। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, एक दिन में 15 किलोमीटर की यात्रा की और किलोमीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर को बदलना है मीटर में। तो एक एक किलोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। ठीक है, और 15 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 15 किलोमीटर होगा 15,000 मीटर के बराबर। सिंपल है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 15,000 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार जो है 12 मिनट में 90 किलोमीटर चलती है तो कार की गति क्या होगी। अब देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, समय दिया गया है 12 मिनट का और 90 किलोमीटर चलती है, यानी दूरी दी गई है 90 किलोमीटर। तो निकालनी क्या है, गति निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन हमें यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। ये मिनट में है तो ये किलोमीटर में है, तो हमें यहाँ पे मिनट के घंटे बनाने पड़ेंगे। इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया गया है दूरी 90 किलोमीटर है, समय जो है कितना है 12 मिनट का दिया गया है। ठीक है, समय यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया क्या गया है, दूरी 90 किलोमीटर है, समय 15 मिनट का है। 1 घंटा किसके, यानी मिनट के हम क्या बनाएंगे, घंटे बनाएंगे, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। इसलिए 12 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, 1/5। तो 90 बटे में 1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 450 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की गति क्या निकल आएगी, 450 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से अपने आप भी सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर आधारित होता है। तो देखिए विद्युत फ्यूज जो है वो उसके तापन प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत का जो तापन प्रभाव है उसके आधार पर ही विद्युत फ्यूज काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्द्र क्षेत्रों में जंग जल्दी क्यों लग जाता है, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, जहाँ पर वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, जलवाष्प ज़्यादा हैं, तो उनमें जंग जल्दी क्यों लगेगा। अब जंग लगने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, एक पानी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, इसीलिए वहाँ पे जंग लग जाता है। तो आर्द्र जो क्षेत्र है वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, आर्द्र क्षेत्रों में अधिक नमी होती है, ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया जो है वो कैसी हो जाती है, तेज़ हो जाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गैल्वेनीकरण क्या है, यह कैसे लाभकारी है। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनीकरण होता है जब हम लोहे के ऊपर या स्टील के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं और उससे वो जंग से बचा लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहलाता है। आपको जो है गैल्वेनीकरण की जगह यशद लेपन भी मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, यशद लेपन ये भी मिलेगा। ठीक है, गैल्वेनीकरण भी हो सकता है और यशद लेपन भी। उसके बाद जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से गुजारते हैं तो क्या होता है। तो लाइम वाटर जो है वो कैसे हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो लाइम वाटर दूधिया हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट देखिए, जब बेकिंग सोडे को सिरके में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो जब बेकिंग सोडे को सिरके में मिलाया जाएगा तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, जिससे झाग बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलेगी और उससे क्या बनेगा, झाग बनेगा। नेक्स्ट देखिए, दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं मरीज की जांच के लिए और क्यों। तो दंत चिकित्सक कैसा, कौन सा दर्पण करेंगे, क्योंकि देखो दांत देखने के लिए तो ऐसा दर्पण चाहिए जिसमें जो इमेज है वो बड़ी बने और सीधी भी बननी चाहिए। तो वो कौन सा है, अवतल दर्पण, क्योंकि यह बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, दांत को बड़ा और सीधा देखने के लिए अवतल दर्पण का। नेक्स्ट देखिए, क्या हम फ्यूज के लिए, क्वेश्चन 8 है, क्या हम फ्यूज के लिए एक सामान्य विद्युत तार का उपयोग कर सकते हैं, स्पष्टीकरण करें। और लघुपथन और अधिभारण की व्याख्या करनी है। तो जो फ्यूज होता है उसमें हम सामान्य विद्युत तार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए विद्युत फ्यूज क्या होता है कि जैसे ही अधिक करंट उसके अंदर आएगा तो वो गल के
और वो फ्यूज़ जो है टूट जाता है, उसका तार टूट जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल उसके अंदर वायर होगी तो वो गलेगी नहीं और फिर सारे अप्लायंसेस सारे जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि फ्यूज़ में कम गलनांक वाली सामग्री उपयोग होती है जो अधिक तापमान पर गलकर सर्किट को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन अगर हम अधिक गलनांक वाली सामग्री लगा देंगे, सामग्री का मतलब तार लगा देंगे, तो क्या होगा, वो गलेगी नहीं और फिर जो पूरा परिपथ है वो जल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लघुपथन और अधिभारण की व्याख्या करनी है। तो लघुपथन और अधिभारण क्या है? तो लघुपथन क्या होता है? लघुपथन का मतलब है कि जो काली तार होती है, न्यूट्रल वायर जिसके अंदर करंट नहीं होता, और लाल तार जिसके अंदर करंट होता है, जब वो दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं, ठीक है, तो एकदम से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, जिसको हम हिंदी में जो है लघुपथन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और ओवरलोड क्या होता है? यानी अति भारण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अति का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और भारण का मतलब भार। यानी एक सर्किट है जिसके, एक सॉकेट है जिसके अंदर 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आपने 5 एम्पियर की जगह उसके अंदर 15 एम्पियर की जो बिजली के उपकरण है वो जोड़ दिया। वो लाइट तो वो जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा लेंगे, बिजली को, है ना? तो उससे क्या होगा, वो जलने की खतरा होता है। इसी को हम अति भारण कहते हैं। तो ओवरलोड कब होता है? ओवरलोड तब होता है जब बड़ी संख्या में विद्युत उपकरण एक ही सॉकेट से जुड़े होते हैं। बड़ी संख्या में विद्युत उपकरण जो है वो एक ही सॉकेट में जुड़े होंगे, या नॉर्मल से ज़्यादा हम पावर का चीज़ें उसमें जोड़ देते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, तब भी क्या होता है, ओवरलोड होता है। नेक्स्ट देखिए, पित्तरस कहाँ बनता है? भोजन के किस घटक को पचाने में यह मदद करता है और पाचन से क्या अभिप्राय है? तो पित्तरस कहाँ बनता है? ये लीवर में बनता है, ठीक है। और यह किसको पचाने में मदद करता है? यह वसा को पचाने में मदद करता है। और पाचन होता क्या है? पाचन जो है वो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन क्या कहलाता है? पाचन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, दीर्घरोम क्या है? इनका स्थान और कार्य लिखिए। दीर्घरोम क्या होते हैं? तो दीर्घरोम जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ऐसे ऐसे, और ये कहाँ होती हैं? ये हमारी जो छोटी आंत होती है उसके अंदर होती हैं, उसकी जो अंदर की सतह है उसके ऊपर उपस्थित होती हैं। इनका देखो स्थान हो गया ना, दीर्घरोम क्या है? ये फिंगर जैसी यानी उंगली जैसी संरचनाएं हैं। स्थान क्या है? छोटी आंत में होती हैं। कार्य क्या है? भोजन का अवशोषण करना। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, छोटी आंत में छोटे उभार जहाँ भोजन जो है वो अवशोषित होता है। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, भोजन, पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण का मतलब क्या है कि ना तो वो अम्ल है ना वो क्षार है। तो अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? नमक और पानी बनता है। इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण रहेगा HCl, ये क्या है? एक ये अम्ल है। NaOH क्या है? एक क्षारक है। NaCl क्या बना? एक अम्ल बना। और ये क्या है? वाटर है, पानी है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा लिखिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जिसके अंदर कुछ नया पदार्थ ना बने, और रासायनिक जिसके अंदर कुछ नया पदार्थ बन जाए परिवर्तन के बाद, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से देखेंगे, भौतिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ की अवस्था बदलती है, संरचना नहीं। और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। और इसका क्या रहेगा? अगले क्वेश्चन का आंसर है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। पौधे जिनकी हरी, ये खंड ग दिया गया है। यहाँ तक आपके 3 नंबर के क्वेश्चन थे, 7 तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 8, 9, 10, 11 3 नंबर के। अब आपके जो है यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे खंड ग में। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। पौधे जिनकी जिनकी हरी और कोमल तने होते हैं उन्हें हार्ब्स या शाख कहा जाता है। हार्ब्स क्या होते हैं? शाख। वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनमें बहुत शाखाएं नहीं होती। कुछ अन्य पौधे तने के नीचे हिस्से में शाखाएं विकसित करते हैं। तो वे पौधे जो तने के नीचे हिस्से में शाखाएं जो है उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे कि गुलाब का पेड़, पौधा हो गया, उनको झाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उनको झाड़ियाँ। इसका आंसर आपका झाड़ियाँ हो जाएगा। वे पौधे जिनमें कमजोर तने होते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते बल्कि जमीन पर फैलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो जमीन पर फैलते हैं उन्हें लताएं कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा? लताएं। अगला है, वे पौधे जो सहारा लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस तरह से जो बेल हैं वे ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको विसर्पी लताएं कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका विसर्पी लता हो जाएगा।
अगला आपको मैच दिया गया है, तो देखिए मैच में रुमेन जो है, रुमेन किसके अंदर होता है? रुमेन गाय के अंदर होता है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। अमीबा के अंदर क्या होते हैं? अमीबा के अंदर पादाब होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? तो ये भोजन में बैक्टीरिया को मारता है। क्या करता है? भोजन में बैक्टीरिया को मारता है। ये ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में क्या करेगा? बैक्टीरिया को मारेगा। रुमेन गाय में होता है। अमीबा जो है उसमें पादाब होते हैं। श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या होता है? ये पेट की जो आंतरिक परत होती है उसकी रक्षा करता है। तो श्लेष्मा क्या करेगा? पेट की आंतरिक परत की रक्षा। मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी जो है वो मकरंद को इकट्ठा करती है, यानी चारागाह जो होता है, फूल के अंदर जो होती हैं रस होता है उसको मकरंद बोलते हैं। पित्ताशय क्या करेगा? पित्ताशय जो है वो पित्त रस को संग्रहित करेगा। ठीक है, पित्ताशय पित्त रस को जो लीवर से निकलता है, यकृत से, तो उसको संग्रहित करने का काम कौन करता है? पित्ताशय करता है। जब हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ये वसा को पचाता है, तो इसको संग्रह कौन करता है? पित्ताशय करता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। इन पदार्थों को संकेतक कहा जाता है। संकेतक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ वाले घोल में डालने पर अपना रंग बदलते हैं। तो इनमें कौन सा सूचक नहीं है? सूचक कौन से होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है? उन्हें सूचक कहा जाता है। तो देखिए, हल्दी, लिटमस, गुड़हल, आंवला, तो इसमें कौन से पदार्थ जो है वो सूचक नहीं है? तो इसमें हल्दी, लिटमस, गुड़हल ये सभी सूचक हैं, लेकिन आंवला एक सूचक नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प अलग है? दही, चूने का पानी, आंवला, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो इनमें कौन सा विकल्प अलग है? देखिए, दही में अम्ल होता है, आंवला में भी अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल भी एक अम्ल है, लेकिन चूने का पानी ये अम्लीय नहीं होता, ये क्षारीय होता है, इसीलिए ये अलग है। अगला क्वेश्चन, फिनोफ्थलीन किस में रंग बदलता है? तो फिनोफ्थलीन देखिए, ये एक जो है क्या है? ये एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया सूचक है, यानी आप इसको संश्लेषित सूचक कह सकते हो। ये एक संश्लेषित सूचक है जो प्रकृति में नहीं मिलता, ये लैब में बनाया गया है फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन को जब हम अम्ल और क्षार में डालते हैं, तो अम्ल में अगर डालेंगे तो वो रंगहीन हो जाता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, डाला ना डाला बराबर। लेकिन अगर हम उसको क्षार में डाल देते हैं तो उसका रंग जो है बदल जाता है और वो रंग गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका गुलाबी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। हम सभी घरों में दर्पण का उपयोग करते हैं। आप दर्पण में अपनी शक्ल देखते हो, आप जो देखते हो वह चेहरे का प्रतिबिंब होता है। हम दर्पण के सामने रखी वस्तुओं का भी प्रतिबिंब देखते हैं। कभी कभी हम पेड़, इमारतों और अन्य वस्तुओं का भी प्रतिबिंब तालाब या झील में, पानी में भी देखते हैं। तो वो वस्तुएं जो प्रकाश को गुजरने नहीं देती, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। जो प्रकाश को गुजरने नहीं देती वो अपारदर्शी, जो गुजरने देती हैं वो पारदर्शी, जो थोड़ी बहुत गुजरने देती हैं, थोड़ी बहुत ऐसे ही रहती हैं, ठीक है, धुंधला जिसमें होता है, दिखता है, वो पारभासी कहलाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो गुजरने नहीं देती उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो देखिए, दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और यानी जो सफ़ेद किरण होती है उसमें, दृश्य का मतलब यहाँ पे क्या है? सफ़ेद रंग जो है। ठीक है, सफ़ेद किरण, उसमें कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, जिसको हम विबग्योर के नाम से याद करते हैं। विबग्योर, वी से क्या होता है? बैंगनी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड हो जाता है। तो विबग्योर के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी वस्तु एक दीप्त वस्तु है? दीप्त का मतलब क्या होता है? यानी जिसका अपना प्रकाश होता है वो अदीप्त पिंड कहलाते हैं। तो इसमें देखिए, सूरज का अपना प्रकाश है, तो ये क्या है? ये दीप्त पिंड है। चांद, पृथ्वी, मंगल ग्रह, इनका अपना प्रकाश नहीं है, तो ये अदीप्त पिंड कहलाएंगे। ठीक है, कैसे कहलाएंगे? अदीप्त पिंड कहलाते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।